फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में अपना चैप्टर स्टार्ट किया था पादपों में पोषण। हमने ये पढ़ा था कि जो भोजन हम खाते हैं वो हमें किससे प्राप्त होता है? पादपों से प्राप्त होता है। हमने उसके बाद पादपों में पोषण की विधि के बारे में स्टडी किया था कि पादपों में पोषण विधि किसके कैसी होती है। स्वयं पोषी होती हैं वो पादप होते हैं, और जो विषमपोषी होते हैं वो अन्य जीव होते हैं। लेकिन कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो कि विषमपोषी होते हैं, जैसे कि हमने अमरवेल के बारे में पढ़ा था, घटपर्णी पादप के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें पादप अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं संश्लेषित करते हैं। वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो गई। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में बताया, जैसे कि रंध्र। रंध्र कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, जिसे मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। देखिए, इस डायग्राम में देखिए, ये जो लीफ होती है, इसमें जो पत्ती आपको दिखाई दे रही है, ये जो लीफ होती है, अब देखिए इसमें कि इस पत्ती का जो ये पूरा भाग है हरा हरा। अब देखना, पत्ती आपके घर में अगर पादप लग रहे हो या प्लांट लग रहे हो तो आप उनकी पत्तियों को स्टडी कीजिए, और उसमें देखिए कि ये जो इसका पार्ट होता है उसमें कुछ छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इसमें रंध्र की संरचना की भी दिखाई गई है। ये वाली जो संरचना है रंध्र की, वो हमको किस में दिखाई देती है? माइक्रोस्कोप में दिखाई देती है बच्चों। इसलिए ये सभी संरचनाएं हमको दिखाई देती हैं, इन्हीं को हम रंध्र कहते हैं। और ये जो रंध्र होते हैं, ये किसके द्वारा घिरे हुए हैं? द्वार कोशिकाओं से घिरे हुए हैं। द्वार कोशिकाएं क्या करती हैं? इनकी रक्षा करती हैं, इनको जैसे कि श्वसन में हेल्प करती हैं। जैसे कि हम श्वास अंदर लेते हैं, बाहर लेते हैं, ये पादपों के श्वसन में मदद करती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंच जाते हैं अपने पर। फिर हमने इसमें चैप्टर में पढ़ा था कि वो पादप जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा नाइट्रोजन का भी संश्लेषण करते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि वो नाइट्रोजन का संश्लेषण कैसे करते हैं बच्चों, कि जो नाइट्रोजन होती है वो हमारे वायुमंडल में उपस्थित होती है, लेकिन वो उसका डायरेक्टली यानी कि सीधे वायुमंडल से उसका अवशोषण नहीं कर पाती हैं। ये नाइट्रोजन क्या होती है? ये बारिश के दौरान में पानी के थ्रू या मिट्टी में अगर हम उर्वरक डालें या खाद डालें तो उसके साथ ही यह मृदा में चली जाती है, फिर पादप इसका अवशोषण कर लेते हैं। ये भी हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने पादपों में पोषण की अन्य विधियों के बारे में पढ़ा था कि पादप पोषण में जैसे कि स्वयं पोषी होते हैं, उसके अलावा हम विषम पोषी, जैसे कि हमने उसके बारे में पढ़ा था कसकुटा के बारे में, यानी कि अमरबेल के बारे में, परपोषी और परजीवी के बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने कीटभक्षी पादपों के बारे में पढ़ा था, उसका घटपर्णी पादप हो गया एग्जाम्पल। फिर हमने उसके बाद मृतजीवी पादपों के बारे में पढ़ा था कि जो मृत जीवों का भक्षण करते हैं या मृत जीवों को खाते हैं वो कैसे जीव कहलाते हैं? मृत जीव कहलाते हैं। जैसे कि कवक है, ये सभी कैसे होते हैं? मृतजीवी होते हैं। फिर इसके बाद हमने सहजीवी संबंध के बारे में पढ़ा था कि जब दो जीव आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं और वो अपने पोषक तत्वों का एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो उसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। इसके बाद हमने लाइकेन के बारे में पढ़ा था कि जो मतलब सहजीवी संबंध का उदाहरण क्या है बच्चों? लाइकेन। लाइकेन जो है, जैसे कि देखिए आप यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये जो लाइकेन है वो किसका उदाहरण है? सहजीवी संबंध का उदाहरण है। सहजीवी संबंध क्या होता है? सहजीवी संबंध वह होता है जिसमें दो जीव एक साथ रहते हैं और वे अपने पोषक तत्वों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। जैसे कि लाइकेन में क्या होता है बच्चों? लाइकेन जो होता है इसमें शैवाल पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं? कवक पाए जाते हैं। कवक जो होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो अपना भोजन नहीं बना सकता है। इसके बदले वो क्या करता है? वो शैवाल को रहने के लिए आवास उपलब्ध कराता है और इसके साथ वो जल एवं अन्य पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। उसी प्रकार से देखें कि अगर इसमें जो कवक होता है, वो शैवाल होता है, उसमें क्या होती है? क्लोरोफिल की प्रक्रिया होती है, इसलिए वो क्या करती है? अपना भोजन बनाती है, और जो भोजन होता है उसका थोड़ा सा भाग किसको दे देता है? वो उसको दे देती है, कवक को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं कि मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार से होती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके घरों में भी प्लांट लगे हुए हैं। अगर आपके खेत हैं तो वहाँ पर आप जाइए, वहाँ देखिए
कि जो खेत में जो काम करती हैं वो खेतों में क्या डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, यानी कि खाद डालते हैं। ये जो खाद होती है, उर्वरक होती है, वो किससे परिपूर्ण होती है, पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती है, जिससे कि मृदा को पूरे पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। और ये अगर मृदा में सभी पोषक तत्व उपस्थित होंगे तो वो किसको प्राप्त हो जाएंगे, पादपों को प्राप्त हो जाएंगे। यदि पादपों को प्राप्त हो गए तो वो हमें भी प्राप्त हो जाएंगे। मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं बच्चों, देखिए मृदा में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं या हम कहें कि उर्वरक जो खाद में पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। अब ये क्या कार्य करती हैं, ये कार्य करते हैं कि पादपों के द्वारा पादपों के द्वारा इनको अवशोषित कर लिया जाता है। जब इन्हें अवशोषित कर लिया जाता है तो इनकी जो मात्रा होती है वो मृदा में क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। देखिए धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, समय समय पर मृदा में इन पोषक तत्वों को समृद्ध करने के लिए वो भूमि में उर्वरक या फिर खाद मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं बच्चों, खाद मिलाते हैं, उर्वरक या फिर खाद मिलाते हैं। अब यदि हम पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में जानते हैं, हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पता चल गया है कि हमें पादपों के लिए किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसलिए हम उस मृदा में उन पोषक तत्वों युक्त खाद या उर्वरक को मिला करके उन पादपों को स्वस्थ रख सकते हैं और उन पादपों को हम उगा सकते हैं। बच्चों पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए हमने पढ़ा था कि पादप जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन को भी बनाते हैं। तो उन्हें प्रोटीन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अब ये नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है, उन्हें वायुमंडल से प्राप्त होती है। लेकिन जब फसल की कटाई हो जाती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि इसमें पढ़ा था हमने कि जब पादप इन पोषक तत्वों का लगातार उपयोग करती हैं तो उनकी मात्रा धीरे धीरे मृदा में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसी प्रकार से नाइट्रोजन का भी उपयोग कर लेती हैं तो फसल कटाई के दौरान क्या होता है कि बाद में पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। अब देखिए इसमें ये भी लिखा हुआ है कि हमारी वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। किस मात्रा में उपलब्ध होती है, प्रचुर, यानी कि काफ़ी सारी मात्रा में उपलब्ध होती है, किंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होती हैं जैसे कि वे कार्बन डाइऑक्साइड का करती हैं। यानी कि जो पादप होती हैं वो कार्बन डाइऑक्सीजन का जिस प्रकार से उपयोग कर सकती हैं उस प्रकार से वे नाइट्रोजन गैस का उपयोग नहीं कर सकती हैं। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि पौधे इसका उपयोग करते कैसे हैं। पौधे क्या करते हैं कि इस नाइट्रोजन को विलय रूप में अवशोषित कर सकते हैं। मतलब पानी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बारिश के दौरान जब जो नाइट्रोजन होती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है वो घुल करके किस में चली जाती है, मृदा में चली जाती है, यानी कि मृदा में वो क्या हो जाती है, विलय हो जाती है। तो वो इस विलय रूप को अवशोषित कर सकती हैं। कुछ पादपों की जड़ों में क्या पाई जाती है, कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, राइजोबियम कहते हैं। ये राइजोबियम जो जीवाणु होती हैं वो क्या करती हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखिए कि जो राइजोबियम होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं पादपों की तरह, क्योंकि ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं, उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। और ये किन में पाए जाते हैं, ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं और उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति कराते हैं। अधिकतर दालें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, हमें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। ये पादप क्या करती हैं, ये जो पादप होते हैं वो राइजोबियम को क्या उपलब्ध कराते हैं, खाद्य और आवास उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता तो उसे जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और ये भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, फलीदार पादपों से प्राप्त करते हैं और आवास भी प्राप्त करते हैं। और इसके बदले जो राइजोबियम होती है वो उन्हें क्या प्रदान करती है, नाइट्रोजन, जो कि विलय रूप से उसको अवशोषित कर लेती है मृदा में से। राइजोबियम क्या करती है, मृदा में से नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेती है और उसे उस पादप को प्रदान कर देती है। और यह उनका सहजीवी संबंध कहलाता है। इस संबंध का किसानों के लिए बहुत महत्व होता है। कैसे, क्योंकि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन कौन बनाता है, नाइट्रोजन तो चलो हमारी वायुमंडल में उपस्थित है, लेकिन इसका अवशोषण कौन करता है, पादपों की जड़ों में रहने वाला जीवाणु या बैक्टीरिया राइजोबियम इसका अवशोषण करता है।
देखिए बच्चों, ज़्यादातर जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है या जीवाणु होता है वो ज़्यादातर किस में पाया जाता है? दालों में, यानी कि फलीदार पादपों में पाया जाता है। इसलिए जो किसान होते हैं उनको जो दालें होती हैं उनके खेतों में अधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उनकी जड़ों में क्या पाई जाती है? राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती हैं जो कि मृदा से नाइट्रोजन का अवशोषण कर लेते हैं। और यही नहीं, दाल की फसल को उगाने के बाद भी अगली फसल के लिए भी उन्हें उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कुछ जब हम क्या करते हैं, दालों की फसल की खेती की जाती है तब वहाँ पर उनकी जड़ें नीचे रह जाती हैं ज़मीन में, जिससे क्या होता है कि राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो मृदा में ही रह जाता है। इसलिए जब दूसरी फसल उगाई जाती है तो वो राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो उस मृदा से अधिक नाइट्रोजन का अवशोषण करता है और पादपों को दे देता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर में आपने ये पढ़ लिया कि जो पादप होते हैं वो ज़्यादातर पादप कैसे होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। कुछ अन्य पादप जो होते हैं वो पादप अपने पोषण के लिए बहुत सी प्रणाली का उपयोग करते हैं, जैसे कि वे विषमपोषी होती हैं, परजीवी होते हैं, मृतजीवी होते हैं और कीटभक्षी पादप होते हैं। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो विषमपोषी अन्य जीव जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको भेज दिए जाएंगे और इन्हें आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।